नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देश में चुनावी बिगुल बज गया है। एक तरफ भले ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हों, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने आखिरकार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान किया है। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच शनिवार को चुनाव आयोग ने आखिरकार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया। राजनीतिक तौर पर सबसे अहम उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होंगे। पहला चरण 10 फरवरी को होगा। इसके बाद बाकी 6 चरण के चुनाव 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को होंगे। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। मतगणना और नतीजों का ऐलान 10 मार्च को किया जाएगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन सभी 5 राज्यों में सभी तरह की चुनाव सभाओं और रोड शो पर 15 जनवरी तक पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। 15 जनवरी तक सभी 5 राज्यों में रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगेगा। किसी भी तरह की पदयात्रा, साइकिल या कोई भी व्हीकल यात्रा नहीं होगी। चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि इन चुनावों के दौरान सभी पोलिंग स्टेशंस पर कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से लागू होगा। मास्क और सैनिटाइजर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 की जगह 1250 मतदाता ही मत डाल सकेंगे। पोलिंग स्टेशन की संख्या 16% बढ़ाई जाएगी। चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का दोनों टीकाकरण अनिवार्य होगा। सभी अधिकारियों को बूस्टर डोज और प्रिकॉशनरी डोज लेना होगा और पोलिंग की टाइम 1 घंटे बढ़ाई जाएगी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे फिजिकल कांटेक्ट कम हो। शायद ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग ने राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी चुनाव सभाओं और रोड शोज पर करीब 1 हफ्ते के लिए प्रतिबंध लगाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि वो 15 जनवरी को एक बार फिर कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। यानी अगर अगले 1 हफ्ते बाद जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां कोरोना के हालात और खराब हुए तो चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां और बड़ी हो सकती हैं। दिल्ली से मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही अलग अलग दलों की प्रतिक्रिया भी आई है। नए भारत के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 10 मार्च को इंकलाब होगा, यूपी में बदलाव होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी का सफाया तय है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि 10 मार्च को यूपी के नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों और आम जनों की जीत का मार्च होगा। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पे बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। और 10 तारीख के बाद जो समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि यहाँ के गरीबों का, यहाँ के लोगों का 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा, शून्य उनका बिल होगा। साथ ही साथ आगे पढ़ाई करने वाले नौजवानों को लैपटॉप भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। जिस तरह सरकार के दमन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया है, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत खलिहान के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है, सदन में भी, सड़क पर भी, हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 10 मार्च को यूपी के नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों और आम जनों की जीत का मार्च होगा।
इन चुनाव में कांग्रेस नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों और आमजनों के हकों की लड़ाई लड़ेगी। लड़ेगा, बढ़ेगा और जीतेगा यूपी। उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो सबसे बड़ी चिंता और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि 24 करोड़ की आबादी है, 7 चरणों में चुनाव होना है, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, बहुत जनता का हुजूम है और कोविड के बीच में ये चुनाव कैसे होगा। चुनाव आयोग ने तो कह दिया कि वो बड़ी रैलियां नहीं कर सकते हैं, रथ यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, साइकिल यात्रा, रोड शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के तारीख में लखनऊ में जितने भी बड़े पार्टीज़ हैं उनके दफ्तरों पे जाके देखें तो कम से कम 10-10 हज़ार लोग वहाँ पे घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए हुए। ये कैसे तय होगा, कौन इसको रोकेगा, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? क्या चुनाव आयोग के लिए ये संभव है कि 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इतने बड़े पैमाने पे जो कुछ हो रहा है उसको रोका जा सके? मतलब सिर्फ रैली की ही बात नहीं है, अगर पार्टी दफ्तर के बाहर 10,000 लोग घूम रहे हैं तो ये भी खतरनाक है। तो कोरोना के टाइम पे चुनाव कराना बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज़, और अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दों के लिहाज से देखें तो ये सच है कि जाति और धर्म के ऊपर तो वोट पड़ेगा ही जैसे पहले पड़ता था, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी भी इस बार एक मुद्दा होगा, क्योंकि गांव में जो आदमी 1,500 रुपये में तेल भरवा के बहुत ज़माने तक, बहुत दिन तक, एक महीने बाइक चला लेता था, अब उसको 3,000 रुपये देना पड़ रहा है। सरसों का तेल 230 रुपये लीटर हो गया है। पाम ऑयल जो 50-55 रुपये लीटर पहले मिलता था वो 125 रुपये लीटर के करीब हो गया है। चीनी जो है वो 45 रुपये किलो मिल रही है। गैस 1,000 रुपये के आसपास हो गई है। डीजल, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। गाँव में पंपिंग सेट चलाना उसके लिए बहुत महंगा काम है डीजल से। तो जो खेती के साधन हैं, खेती करने के ज़रिए हैं, उसमें वो किसान बहुत परेशानी में पड़ा है। बहुत सारे लोगों की कोरोना के सब वजह से नौकरी चली गई है। गांव के बहुत सारे लोग जो शहरों के आसपास रहते हैं और तमाम तरह के कॉल सेंटर्स में या मॉल्स में सेल्स में काम करते थे, 10, 15, 20 हज़ार रुपये तनख्वाह पे, उनमें से एक बड़ा तबका ऐसा है जिसकी कोरोना से उसका शोरूम बंद हो गया, या कोई रेस्टोरेंट की चेन थी वो बंद हो गई, या कोई जिम था वो बंद हो गया जहां वो काम करता था, या कॉल सेंटर बंद हो गया, उसकी नौकरी चली गई। तो ये बेरोज़गारी मुद्दा होगा। लेकिन सरकार के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसने जो किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये किसान को फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास बड़े पैमाने पे उसको मिला है, शौचालय मुफ्त में उसको मिला है, तो ये सब जो मुफ्त में चीज़ें मिली हैं गाँव में उसका असर होगा। और ख़ास करके वो आदमी जिसके पास साइकिल है, बाइक नहीं चला रहा है, ऐसी बड़ी आबादी है यूपी के गाँवों में, उसके ऊपर ये फ्री का जो मिल रहा है उसका असर है। अगला एलिमेंट ये है कि एक वर्ग ऐसा है जिसके अंदर बीजेपी के बड़े नेताओं, मोदी जी, योगी जी के लिए एक भक्ति की भावना है। उसको लगता है कि हमारे लोग हैं, हिंदुओं के नेता हैं, इस तरह की उसकी सोच है। उसके ऊपर भी वो महंगाई, बेरोज़गारी वगैरह का असर नहीं, उसके बावजूद उसको लगता है कि नहीं हमारे लोग हैं, हम इनको वोट देंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो चुनाव में किस तरह से असर करते हैं, किसका पलड़ा भारी होता है। लखनऊ में कमाल खान, NDTV इंडिया। पंजाब में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होने वाला है विधानसभा चुनाव के लिए। ये मुकाबला दिलचस्प भी होगा क्योंकि अब तक पंजाब में केवल 2 पार्टियां ही होती थी, लेकिन इस बार ये मुकाबला पंचकोणीय होगा। कांग्रेस CM चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू की अगुवाई में सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। बीजेपी ने इस बार कैप्टन और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी से हाथ मिला रखा है, तो अकाली दल बसपा के साथ मिलकर चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रही है और सभी पार्टियों को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। चुनावों को लेकर नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। बाहर से जो ताकतें पंजाब को खराब करना चाहती थी उनको विफल किया। जो लोग पंजाब को बदनाम करना चाहते थे उनको पीछे मुड़ना पड़ा है। उनको पंजाब से प्यार नहीं मिला है और पंजाब के लोगों को मुझे गौरव है कि मैं पंजाब और पंजाबी के साथ खड़ा हूं और हर तरीके से खड़ा हूं। डेमोक्रेसी के सबसे बड़े फेस्टिवल, लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की डेट्स आ रही हैं।
और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है, रेडी है आने वाले इलेक्शंस के लिए। आम आदमी पार्टी चुनाव की इन डेट्स का स्वागत करती है और पूरी तरीके से मजबूती के साथ आने वाले समय में इन इलेक्शंस को लड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन पूरा पंजाब एक आवाज में आई लव यू केजरीवाल कहेगा और आम आदमी पार्टी को एक बार पंजाब के लोगों की सेवा करने का मौका देगा। ये संगठन की ताकत और निरंतर सक्रियता के आधार पर जो तारीखें इलेक्शन कमीशन ने अभी जाहिर की हैं, हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पूरे दमखम से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये तो देखना होगा कि मार्च 10 तारीख को पंजाब के लोग किसे आई लव यू कहते हैं। आई लव यू केजरीवाल कहते हैं, या आई लव यू चन्नी कहते हैं, या आई लव यू अमरिंदर सिंह कहते हैं, या आई लव यू सुखबीर बादल कहते हैं, या किसान नेताओं को कहते हैं। इस बार जो है कई पार्टियां आ गई हैं। कांग्रेस अकाली दल तो है ही, भाजपा का जो अलायंस पहले अकाली दल के साथ था वो अब अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी भी है और किसानों ने भी अपना एक अपनी मोर्चा कह लें या पार्टी बनाई है और इलेक्शन कमीशन में उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए शायद एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। पिछले 48 से 72 घंटे की जो घटनाएं पंजाब में हुई हैं, प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा की चूक के मसले को लेके अब आप चरणजीत सिंह चन्नी या नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस का जो बयान या सरकार का जो वक्तव्य सुनिएगा वो चुनाव में यही हावी रहेगा कि भाजपा ने या केंद्र सरकार ने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत पे हमला किया है या उसको बदनाम करने की कोशिश की है। अमरिंदर सिंह और भाजपा की तरफ से जो पार्टी का चुनावी मुद्दा है वो यही है कि पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं, आतंकवादी आते हैं, ड्रग्स आती है, जिससे पंजाब को सबसे ज्यादा खतरा है। आम आदमी पार्टी जो है अपने चुनावी कैंपेन को इन्होंने पंजाब में तो शुरू किया था पढ़ाई के मसले को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, हेल्थ के मसले को लेकर, और फिर महिलाओं का इस बार इस चुनाव में पंजाब में स्पेशल फोकस देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से 1000 रुपए मंथली राशि देने की बात हो, इसी तरह कांग्रेस को भी फिर 2000 की बात नवजोत सिंह सिद्धू को कहनी पड़ी। तो हर दिन कुछ न कुछ नए मसले हो रहे हैं। पहले बेअदबी और नशे का मुद्दा लगता था कि यही चलता रहेगा, लेकिन विक्रम मजीठिया के ऊपर FIR हुई और उसके बाद जो कल से इंटरनल सिक्योरिटी का मसला पंजाब में चुनावों का मुद्दा बनेगा या नहीं, अभी तक के नैरेटिव से तो यही लग रहा है कि कांग्रेस इसको पूरी तरह से यूज करेगी या वोटर्स के पास यही बात लेकर जरूर जाएगी कि किस तरह से पंजाब और पंजाबियत को इस पूरे प्रकरण में हादसे में बदनाम करने की कोशिश की गई थी। उत्तराखंड में भी एक ही चरण में यहाँ पर 14 फरवरी को मतदान होगा। बीजेपी यहाँ पर 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। सीएम धामी ने कहा है कि इस बार बीजेपी का नारा 60 पार का है और बीजेपी बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। देखिए, निश्चित रूप से इस बार बीजेपी आगे बढ़ेगी और हमने जो नारा दिया है अब की बार 60 पार, हम अपने कामों के आधार पर यहाँ का इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत की यहाँ पर सरकार बनेगी। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम तो नहा धो करके तैयार हैं। हम तो इस तिथि का इंतजार कर रहे थे कि डेट घोषित हो और भाजपा की विदाई की घंटी बज जाए। वो घंटी बज गई है। आज हम सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गोवा की 40 सीटों के लिए 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होने जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। गोवा में खनन और साथ ही साथ रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में 14 फरवरी को मतदान होना है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। 2017 में दरअसल सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आई थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी वहाँ पर सत्ता बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन 2022 आते आते काफ़ी कुछ बदल चुका है। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अब इस पिक्चर में है। आम आदमी पार्टी 2017 में भी थी, लेकिन अब 2017 में उनकी कई जगहों पर जमानत भी जब्त हुई थी। लेकिन चीज़ें बदली हुई हैं और 2022 में क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा। इसके अलावा चुनावों में जो मुद्दे हैं उसकी अगर बात करें तो 2 मुद्दे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो जिस तरह से खनन पर पाबंदी लगी है वो एक बड़ा मुद्दा है गोवा में, और साथ ही साथ बेरोज़गारी का जो मुद्दा है वो खनन पर लगी जो पाबंदी है उसके वजह से भी एक जो मुद्दा है, ये काफ़ी अहम मुद्दे हैं इस चुनाव में।
इसके अलावा बीजेपी के लिए चुनौतियां कई सारी हैं। मसलन के तौर पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने पहले ही गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस ने महाराष्ट्रवादी गोवंतक पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया। दूसरी लहर की बात करें खास तौर पर, तब गोवा सरकार पर काफ़ी आलोचनाएं हुई थी। जिस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई रुकी थी, कई लोगों की मृत्यु हुई थी, तब भी सरकार पर सवाल उठा था। तो क्या उसका नतीजा इस चुनाव में देखने मिलता है, ये भी एक अहम बात है। और इसके अलावा जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और साथ ही साथ विश्वजीत राणे के बीच में जो इंडिफरेंस हैं वो हर किसी को पता है, उसका किस तरह से असर होगा। और साथ ही साथ जब सरकार बनाई थी तो कांग्रेस के कई विधायकों को उन्होंने अपने पार्टी में लिया था, तो उन्हें भी सीट देना होगा, अपने भी लोग हैं जिन्हें सीट देना होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस की एंट्री का किस तरह से असर होता है, ये देखना अहम होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का जो मतदान है वो 27 फरवरी को होगा और दूसरे चरण का 3 मार्च को। मणिपुर के नतीजे भी सभी राज्यों के साथ 10 मार्च को ही आएंगे। मणिपुर में बीजेपी इस बार सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, जबकि कोरोना के बढ़ते मामले मतदान के दोनों चरणों और पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। मणिपुर में 2 फेजेस में चुनाव होने वाले हैं, 27 फरवरी और 3 मार्च को, और चुनाव के नतीजे बाकी राज्यों के साथ निकलने वाले हैं मार्च के 10 तारीख को। तो ये बहुत इस बार ये एक चुनौती रहेगी चुनाव आयोग के लिए कि किस तरह से जब अब कोविड के तीसरे लहर पूरे देश में फैल रही है, किस तरह से ये चुनाव किए जाए, और इसके लिए कुछ व्यवस्था चुनाव आयोग ने लिए हैं। मगर मणिपुर में जो चैलेंज रहेगी ये है कि मणिपुर में भी अब जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ मणिपुर उन राज्यों में है जहाँ पे कि जो वैक्सीनेशन की कवर है वो कम है। 43% लोग ही डबल वैक्सीनेटेड है मणिपुर में, और सिंगल वैक्सीन भी जो सिंगल डोज है वो भी 57% लोगों को मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी चुनाव आयोग के लिए। ये जो राज्य है उसका जो 2 हिस्सा है, एक तो है जो पहाड़ी हिस्सा जहाँ पे कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहते हैं, और जो प्लेन हिस्सा जहाँ पे कि जो डोमिनेंट कम्युनिटी मैते कम्युनिटी वो रहते हैं। और ये जो हिल और वैली, इनका जो डिवाइड है, इस डिवाइड के ऊपर ही मणिपुर की पॉलिटिक्स की नैरेटिव टिकी हुई थी। अगर इसको ब्रिज करने की एक कोशिश बीरेन सिंह ने की थी, और उन्होंने गो टू हिल्स एक प्रोग्राम किया था, तो ये भी एक उनका सक्सेस है। मगर इस बार जो बीजेपी के लिए चैलेंज ये है कि ये जो 60 सीटें हैं, इन 60 सीटों में वो बीजेपी ये चाहती है कि अपने दम पे सरकार बनाए, मगर ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस भी चाहेगी एक रिग्रुप करने के लिए। मगर कांग्रेस के जो 28 सीट जीतने के बाद पिछले 5 सालों में 13 MLAs कांग्रेस से छूट चुके हैं, तो कांग्रेस कितना अपना ग्राउंड बचा पाएगी वही बड़ी बात है। और उसके पास कोई नया चेहरा नहीं है, वो फिर से डिपेंड करेंगे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओक्राम इवोवी सिंह के ऊपर।